चलिए, आज हम लोग अब बायोलॉजी का 16वां लेक्चर और तीसरा टॉपिक परिवहन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत लंबे इंतजार के बाद बायो पर ग्रहण लग चुका था और ग्रहण कल ही खत्म हुआ है, 7 तारीख को, पता ही नहीं, परसों, पता ही होगा। तो ग्रहण खत्म हुआ तो अब बायो हम लोग का फिर से आ गया है। इसीलिए हम सोचे क्यों ना, बायो इतना दिन से बंद था तो आज बायो का मैराथन किया जाए। अब मैराथन के बिना मेकअप भी हो भी नहीं सकता है। आज कोशिश करेंगे परिवहन को खत्म करने का। चले बनेगा तो और भी एक्स्ट्रा कुछ कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं आज परिवहन। क्या स्टार्ट किए हैं? परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, परिवहन। गाड़ी चल रहा है ना, परिवहन। समझना, मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेता हूँ ताकि बोलेंगे तो असर ना पड़े। लिपस्टिक नहीं है, वैसे वैसलिंग है। चलिए ठीक है, आइए। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सामानों का होता है। कोयला ट्रेन से यहाँ से वहां पहुंचाया जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, अभी तुम कॉपी किताब हाथ में लेके आए हो, वही ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन। कहीं ना कहीं यही ट्रांसपोर्टेशन का काम, परिवहन का काम हमारे बॉडी में भी होता है, हमारे शरीर में भी होता है। भोजन के कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ब्लड सेल करता है। ब्लड सेल हमारे पूरे बॉडी में दौड़ते रहता है। जानते ही हो, ब्लड सेल हमारे फेफड़ा में जाता है और वहां पर अभी तक हम लोग पिछले श्वसन तंत्र में पढ़े हैं, फेफड़ा में ब्लड ऑक्सीजन को लेकर कोशिका तक पहुंचाता है। तो आखिर पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? किया, बिल्कुल किया। बेसिक रूप से अब हमको समझना क्या है कि ब्लड हमारे फेफड़ा में कहाँ गया था। फेफड़ा सिर्फ फेफड़ा नहीं है जो देख रहे हो, फेफड़ा के अंदर होता है दिल। ये बाईं ओर तरफ क्या होता है? दिल, जिसको हार्ट कहते हैं, दिल। अभी तक तुम लोग को पता होगा कि दिल ऐसा होता है, पान के पत्ते के समान इस तरह से बनाता होगा। कोई कोई ऐसे भी बना देता है, देखो तो बना। लेकिन ओरिजिनल में ऐसा दिल नहीं होता है। दिल जो होता है ना, ऐसा इस तरह का दिल जो ऐसे बना देते हो तीर देके, ऐसा दिल नहीं होता है। ये प्रेमिकाओं का, प्रेमियों का दिल है। जो दिल टूट जाता है वो दिल ये है। लेकिन ओरिजिनल में तुम्हारे अंदर जो दिल है, वो दिल ऐसा नहीं होता है, वो दिल अलग होता है। मैं उसी दिल की बात करने वाला हूं। आइए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, परिवहन का। थ्री के टॉपिक 3 से मानव में वहन के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। मानव में वहन, हेडिंग देना है मानव में, मानव में वहन, मानव में वहन। इसको अंग्रेजी में कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, BAINGS, बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। लिख लिया, हेडिंग दे दिया, मानव में वहन। अब समझना, लाइट तो नहीं है, पंखा हम चला देते, समझो। देखो, वाहन का मतलब होता है परिवहन। वाहन का मतलब क्या होता है? परिवहन। परिवहन बोलो या वाहन बोलो, बात बराबर है। वाहन का अर्थ होता है परिवहन।
और वर्तमान संदर्भ की अगर बात करें अभी के बारे में, तो परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है पदार्थों का शरीर के अंदर एक आंतरिक भाग से दूसरे आंतरिक भाग तक जाना। परिवहन का मतलब हो गया हमारे शरीर में अंदर में पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह जाना। सांस यहां से लिए, यहां से सांस पहुंच गया घुटने यहां तक, बताओ पैर तक, ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा, यानी कि परिवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवहन। गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। भोजन का परिवहन, गैसों का परिवहन। ये मानव के शरीर में पोषक पदार्थ, मानव के शरीर में पोषक पदार्थ जैसे गैसें एवं उत्सर्जित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। पोषक पदार्थ या गैस जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह, उत्सर्जित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा कुछ हार्मोन एवं जटिल पदार्थ भी गमन करता है, हार्मोन भी और जटिल पदार्थ भी गमन करता है हमारी बॉडी में। यही हार्मोन को गमन करने की वजह से तुम्हारे बॉडी में हार्मोन्स क्रिएट होता है, गमन करता है, बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं और बॉडी का ग्रोथ होता है। जब तक पूरे, जरा सोचो कि अगर हम बढ़ते हैं हमारे साथ साथ शरीर के पूरा अंग क्यों बढ़ता है? जैसे शरीर बड़ा होता है तो उंगली भी बड़ा होता है। ऐसा है कि उंगली बचपन में छोटा था, उंगली छोटे रह गया और शरीर बढ़ गया, बड़ा हो गया। एक एक कण, चाहे कान हो, नाक हो, उंगली हो, नाखून हो, बाल हो, हर चीज समान रेशियो में बढ़ता है। अनुपात, सब चीज समान अनुपात में बढ़ेगा। अनुपात समझ में आता होगा? जितना परसेंट हाथ बढ़ा उतना ही परसेंट उंगली भी बढ़ेगा, उतना ही अनुपात में, उतना ही अनुपात में पूरा बॉडी भी बढ़ेगा। प्रकृति का खेल देखो, तो हार्मोन हर जगह समान रूप से बढ़ता है तब ना, समझा बात को? चलिए आगे देखिए। ठीक, पौधों में मुख्यतः, पौधों की बात करते हैं, खनिज पदार्थों के जलीय घोल तथा भोजन के वहन की आवश्यकता होती है। उसमें दो ही चीज, एक खनिज पदार्थों का जलीय घोल, खनिज पदार्थों का जलीय घोल, जलीय घोल, अब भोजन के वहन की आवश्यकता होती है। खनिज पदार्थों में क्या क्या आ जाएगा? जैसे तुम देखो मिट्टी, मिट्टी के अंदर खनिज पदार्थ है ना। हाँ। तो पेड़ पौधे अपना जब भोजन तैयार करता है तो वो मिट्टी से बहुत सारा मिनरल्स ले लेता है जड़ के माध्यम से। पानी की जरूरत होगी मिट्टी से ले लेगा, और कुछ गैसों की जरूरत होती है जैसे कि तुम्हारा ये नाइट्रोजन वगैरह, हीलियम वगैरह, ऐसे गैस भी, और कुछ खनिज पदार्थ जो उसके शरीर के लिए मतलब कि पौधों के पोषण के लिए जरूरी हो, ये सब चीज ले लेता है। हम लिखाए भी हैं क्या क्या लेता है। मिट्टी से ले लेगा, हवा से ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना। तो इन्हीं चीजों की उसकी आवश्यकता होती है। देखो वाहन चाहे पौधों में हो या वाहन चाहे जंतु में हो, दोनों में कुछ बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? नंबर एक, वाहन के लिए उपयुक्त मार्ग जो मनुष्य में रक्त वाहिकाओं के रूप में होता है। उपयुक्त मार्ग, मार्ग मार्ग ध्यान देना। मतलब एक बात बताओ मुझे कि वाहन चाहे किसी में भी हो, जैसे हम लोग चलते हैं, ठीक, चाहे जहां भी जाएं, जिससे भी जाएं, जाने के लिए एक बात आवश्यक है कि जाने का साधन सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। तुमको यहाँ से अमेरिका जाना है, पैदल तो मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो वाहन के लिए एक उपयुक्त मार्ग चाहिए। मार्ग मतलब समझते हो? रास्ता। मार्ग क्या है? रास्ता। तो रोड जब तक नहीं रहेगा तो कैसे जाओगे? मार्ग चाहिए जरूर, ठीक। और मनुष्य में उस मार्ग का, वो रास्ता जो है, जाने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता है खून, ब्लड। क्या है? खून, ब्लड। ब्लड, उसको इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं, ऐसे खून बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम साइंस की भाषा में उसको रुधिर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रुधिर। आज एक नई बातें पता चली होगी, खून को हम रुधिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिर। ध्यान रखना, अब हम खून नहीं बोलेंगे, अब रुधिर बोलेंगे हम। तो तुम समझ जाना, या ब्लड बोलेंगे या रुधिर बोलेंगे। तो हमारे बॉडी में भोजन का, पोषक तत्वों का, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, किस रास्ते से होता है? रुधिर। रुधिर से। रास्ता क्या है? रुधिर। ब्लड, रुधिर, ठीक है। रुधिर वाहिकाओं के रूप में होता है, एवं पौधों में संवहक उत्तकों जैसे कि जाइलम और फ्लोएम के रूप में होता है। लेकिन ये हमारे बॉडी में हो गया। पौधों में जो है
एक मतलब कि संवाहक उत्तक होता है। उत्तक, उत्तक कौन कौन सा है? 2 उत्तक, एक तुम्हारा जाइलम और एक फ्लोएम के रूप में होता है। जाइलम और फ्लोएम। जैसे हमारे बॉडी में ये क्या कहते हैं, ब्लड, और लेकिन पौधों में जाइलम और फ्लोएम। और फ्लोएम वो एक रास्ता है, किस चीज का रास्ता? तो पोषक तत्वों का, ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह परिवहन होने के लिए। ये पहला था। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या आवश्यक है? एक दाब डालने वाला यंत्र, जैसे मानव शरीर में दाब डालने वाला यंत्र। एक बात बताओ मुझे, रोड तो जरूरी है भाई जाने के लिए। रोड मिल गया तुमको, रोड मिल गया तो तुम चले जाओगे? बताओ मुझे, तुमको कहा जाएगा यहाँ से अमेरिका जाने के लिए रोड तो मिल गया, अमेरिका चलो समुद्री रास्ता, यहाँ से हम बात करते हैं, तुमको मान के चलो तमिलनाडु जाना है, दिल्ली जाना है, पैदल कब तक चलोगे तुम? कहीं कहीं रुकना पड़ जाएगा। अब पैदल चलने का समय नहीं है, रास्ते में क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है, शेर भालू चीता। लेकिन जाने के लिए सिर्फ रोड जरूरी नहीं है, हमको एक साधन चाहिए गाड़ी जाने के लिए। गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी तरह से हमको अपने शरीर में ब्लड मिल गया। ब्लड क्या है? रास्ता। ब्लड क्या है? रास्ता। और उसके बाद एक और चीज की जरूरत है, गाड़ी। लेकिन यहाँ पे गाड़ी की बात हम नहीं करेंगे। हमारे बॉडी में जैसे हमको कहीं जाना है तो गाड़ी क्या काम करता है? हमको आगे बढ़ाने का। गाड़ी हमको लेके आगे बढ़ाता है ना जी। लेकिन हमारी बॉडी में जो खून है वो एक रास्ता के साथ साथ गाड़ी भी वही है, लेकिन वो स्वयं नहीं जाता है, उसको पीछे से धक्का देके भेजा जाता है। और वही धक्का देने का काम जो करता है, अर्थात धक्का के मतलब सीधा समझ लो दाब, दाब दाब देने का काम करता है दिल, हृदय। हृदय उसको दाब देता है, इसे धक्का देता है, अर्थात उसको पुश करता है, तब जाके ब्लड आगे बढ़ता है। अभी आगे समझोगे सारा चीज, ठीक। पौधों में वहन का काम परासरण दाब करता है। पौधों में यह काम परासरण और विसरण द्वारा होता है, या अथवा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम के द्वारा होता है। चलिए, अब इतना कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, अब लिखना भी शुरू चाहिए, लिखना भी चाहिए, तो लिखो। सबसे पहले इसके नीचे लिखो, लिखो वहन का अर्थ है परिवहन। वहन का अर्थ है परिवहन। वहन का अर्थ है परिवहन। तथा वर्तमान समय में परिवहन का मतलब है, वर्तमान समय में परिवहन का मतलब है पदार्थों का शरीर के अंदर, शरीर के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ध्यान देना, ये तो लिख लिया। एक ऐसी व्यवस्था जो उपयुक्त तंत्रों की मरम्मत, उनके कार्यों का नियमित कर सके। एक ऐसी व्यवस्था भी चाहिए, ध्यान रखना, ये जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि वाहन जो है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन जो है, चाहे पौधों में हो या फिर इंसान में हो, हम लोगों में कुछ बातें आवश्यक था, जिसमें 2 को बताई। तीसरा है एक ऐसी व्यवस्था जो उपयुक्त तंत्रों की मरम्मत एवं उनके कार्यों का नियमन कर सके। अर्थात गाड़ी लेके हम चल दिए, गाड़ी खराब हो जाएगी तो उसको ठीक करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी होना चाहिए। उसके बाद चौथा नंबर, एक वह माध्यम जो मनुष्य में रक्त तथा रुधिर तथा पौधों में जल है। जल भी एक माध्यम है, जल भी आवश्यक है। अब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे अपना मानव हृदय के बारे में, ठीक।
मानव हृदय। हृदय के बारे में। अब हम आगे लिखेंगे मानव हृदय, हेडिंग देंगे। लेकिन इसमें तो विशेष हमको कुछ लिखाने वाला चीज टॉपिक नहीं लगा। अब चलिए डायरेक्ट लिखेंगे। अब एक काम करते हैं, हम वीडियो थोड़ी देर रोकते हैं, उसके बाद मानव हृदय का चित्र बनाना पड़ेगा मुझे। चलिए अब देखिए बोर्ड पे, फिगर बनने में तो काफी समय लग गया, आधा घंटा बीत चुका है हम लोगों का शायद। चलिए पानी पी लें क्या? जल खड़ा रहते रहते पैर दर्द करने लगा। कि बिरबल पानी पियोगे कि स्प्राइट? महुआ पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, खास करके चुको मुको बैठ के ज्यादा अति मतलब पानी पीना चाहिए। कुछ काम ऐसा है जो ऐसे ऐसे बैठ कर ही करना चाहिए, जैसे मतलब कि ना शौच करने के लिए बैठते हो उस, हाँ वैसे। देखो समझो, हमारा शास्त्र आयुर्वेद कहता है कि हमेशा पुरुषों को बैठकर ही पेशाब करना चाहिए, खड़े खड़े नहीं करना चाहिए, ये आयुर्वेद कहता है। क्यों? इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे हमारी शारीरिक गतिविधियों का एक बहुत ही विशेष महत्व है। बहुत ऐसी गलत क्रियाएं हैं जो हम लोग खाना खाने समय भी, जैसे बताए थे, पानी नहीं पीना चाहिए। पानी अगर पी भी रहे हो तो बैठकर पीना चाहिए, खास करके धरती पे बैठ के पियो तो और बढ़िया है, कुर्सी पे बैठ कर नहीं ये पीना चाहिए। अब हम इस जगह बैठेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा, इसलिए कुर्सी बैठ के हम पी लेते हैं, खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए। चलिए आइए, देखिए अब कुछ देर थोड़ा एनर्जेटिक रहो क्योंकि टॉपिक समझने वाला है। ठीक, हमारा हृदय, टॉपिक का नाम क्या है? हमारा हृदय। अब मैं इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटाने का कोशिश या प्रयास करता हूँ, परिवहन को। वैसे परिवहन चल रहा है, इसी जगह मैं लिखूंगा हमारा हृदय। हृदय अर्थात दिल, हमारा दिल। हमारा हृदय, हमारा हृदय, हमारा हृदय। अब मेरी बातों को सिर्फ सुनते रहना। देखो हमारा हृदय जो है विशेष अनैच्छिक हृदय पेशियों से बना हुआ एक पंप है। एक क्या है? पंप है। हृदय को पंप कहा जाता है। कुछ विशेष मांसपेशियों से अनैच्छिक हृदय की पेशियों से बना हुआ एक हृदय पंप है जो रुधिर को शरीर के अंगों से खींचकर फेफड़ों तथा गुर्दों में शुद्ध होने के लिए भेजता है। ध्यान देना, हृदय क्या करता है, जो दिल यहाँ लगा है ना इस साइड में, दिल अंदर में, ये दिल क्या करता है, हमारे शरीर से खून को, रुधिर को, अलग अलग अंगों से रुधिर को क्या करता है, खींच कर लाता है। पहले दिल क्या करता है, उस खून को पकड़ के सब जगह से लाता है और उसके बाद उसको हमारे दिल में शुद्ध होने के लिए भेजता है। और शुद्ध जब हो जाएगा, पुनः शुद्ध रुधिर को, यानी कि जब खून शुद्ध हो जाता है, उसी शुद्ध खून को फिर से पूरे बॉडी में पहुंचाता है, फिर से पूरे बॉडी में पहुंचाता है। जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, शुद्ध कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको निकाल देते हैं, फिर दूसरा का शुद्ध पहनते हैं, उसको धोने के लिए दे देते हैं। उसी प्रकार से खून को दिल क्या करेगा, पूरे बॉडी से पहले खून को लाता है खींच के। अच्छा, लाने के लिए क्या होता है कि लाने के लिए जाता ना है, इसके पास एक विशेष प्रकार का पंप होता है। तुम दिल को ध्यान से हाथ देके देखो, ऐसे धक धक धड़केगा दिल, ठीक है, इस तरह से पंप करते रहेगा।
धक 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 करता है ना, धक धक दौड़ते हो ज्यादा धक धक आता है। तो धक धक जो करता है दिल, वो अर्थात वो पंप कर रहा है, ऐसे ऐसे पंप कर रहा है। अब पंपिंग उसका इस तरह से होता है, जैसे नहीं होता है कि जैसे मान लो कि ऐसा पंपिंग सिस्टम जिसमें किसी चीज को खींच के वैक्यूम क्रिएट करता है। वो खून को खींच के लाएगा, इधर से लाएगा, इधर से छोड़ेगा, इधर से लाएगा, इधर से छोड़ेगा। अब इधर से आया खून, दिल में गया, शुद्ध हो गया। दिल में जाने के बाद तो वैसे भी सब कुछ शुद्ध हो जाता है। उसके बाद इधर से निकाल के फिर बॉडी में छोड़ देगा। यानी पूरे पूरे शरीर से पहले खून को लाता है एक पाइप के जरिए, ठीक है, और खून को लाकर यहाँ पहले शुद्ध करता है उसको, शुद्ध करके फिर पूरे बॉडी में उसको पहुंचा देता है, छोड़ देता है। और ये सारा काम जो होता है ना, ये जो काम होता है ये हृदय के पंपिंग की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? हेलो, हृदय के पंपिंग की वजह से। खून को पूरे बॉडी से दिल में लाने का काम जो होता है दिल के पंपिंग की वजह से होता है। दिल धड़कता है ना, धड़कना अर्थात पंप करता है, वो वैक्यूम क्रिएट कर पंपिंग होता है। और उसके बाद पंपिंग के द्वारा ऐसे पंप करता है, ब्लड इधर पूरे बॉडी में दौड़ जाता, निकल जाता है। जब तक ब्लड का ये प्रक्रिया नहीं चलते रहेगा तो हार्ट अटैक से इंसान मर जाता है। जैसे सुने हो ना, किसी किसी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तो ये पंपिंग सिस्टम जब ब्लड का शुद्धिकरण नहीं होने लगता तो आदमी मर जाता है। और आगे सुनो, क्या अभी तक हम लोग मूल बात इतना सा जाने हैं कि जो हृदय है ये खून को हमारे बॉडी से लाकर शुद्ध करता है। मतलब कि अशुद्ध युग, अशुद्ध ब्लड जो है, अशुद्ध, दिल कहाँ है? फेफड़ा में। दिल कहाँ है? फेफड़ा में। फेफड़ा में जाने हो ना, फेफड़ा में हम लोग जानते थे कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन खून क्या करता है? ऑक्सीजन को, अभी देखो आगे अब तुमको समझ में आएगा। हम लोग ये अभी तक समझे थे श्वसन तंत्र में कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने के बाद हमारे फेफड़ा में ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ब्लड, हमारा खून जो है उस ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी में जाता है ना। तो खून ऑक्सीजन को जब लिया तभी वो शुद्ध होता है। पहले दिल क्या करता है, उस जो हमारे बॉडी, पूरे बॉडी में जो खून गया, वो पूरे बॉडी में जाने के बाद वो खून क्या हो जाता है, वो ऑक्साइड ने कार्बन, ये क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। वो एक तरह से समझो तो अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्ध ब्लड को दिल में लाया जाता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध का मतलब हो गया ऑक्साइड किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन युक्त होता है, फिर उस ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। इतना सा काम। अब आगे समझो, ऑक्सीजन युक्त रक्त, रक्त का मतलब भी खून होता है। जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होगा, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, ऑक्सीजन युक्त रुधिर होगा, उसको मैं शुद्ध रुधिर, शुद्ध खून कहेंगे, शुद्ध रक्त कहेंगे। जिस रक्त में ऑक्सीजन होगा उसको क्या कहेंगे? शुद्ध रक्त। खून में ऑक्सीजन होगा तब ना शुद्ध होगा। ऑक्सीजन नहीं होगा तो अशुद्ध हो जाएगा, समझा? तथा ऑक्सीजन से वंचित, ऑक्सीजन जिसमें नहीं होगा, वंचित कार्बन डाइऑक्साइड एवं वर्ज्य पदार्थों से युक्त रक्त को अशुद्ध कहा जाता है। जिस खून में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी में जैसे खून गया अशुद्ध हो गया, फिर से आएगा दिल के पास, हमको शुद्ध कर दो, शुद्ध करेगा, कहेगा जाओ, फिर से आएगा उस अशुद्ध होके। यही प्रक्रिया चलती रहती है पूरे बॉडी में दिन रात। यही एक चीज, तुम सोते हो या जगते हो फिर भी दिल तुम्हारा धक धक करते रहता है। अब कहता है दिल धक धक करता है फलना के लिए, चिल्ला के लिए नहीं, दिल धक धक करता है खून को शुद्ध करने के लिए। किसी के लिए दिल थोड़ी धड़कता है। ये जो कहता है कि हमारा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, नहीं, अगर उसके लिए धड़कता तो खून शुद्ध कैसे होता? खून के लिए धड़कता है, खून को शुद्ध करने के लिए। बाकी वो सब मोह माया है, किसी के लिए नहीं धड़कता है। ये सब बोलने की बातें हैं, आगे समझो। ये दोनों प्रकार के रक्त अलग अलग वाहिकाओं से होकर बहते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, सुनो सुनो सुनो, हेलो, एक बगल से खून आता है दिल में और शुद्ध होके फिर निकलता है, एक के पाइप से इतने होता होगा। जैसे मान लो कि ये दिल है, दिल है तो दो गुण पाइप लगा होगा, एक इधर लगा होगा और एक इधर लगा होगा, ठीक। अब दोनों पाइप का काम क्या होगा कि एक पाइप से इधर से मान के चलो आया अशुद्ध ब्लड, यह दिल बीच में, इधर से खून आया पूरे बॉडी से। अब ये देखो धक धक कर रहा है, देखो बताते हैं, ऐसे है, ऐसे, ऐसे है, मैं पकड़ता हूं इसको, अरे यार, हाँ अब देखो ऐसे है। अब ये धक धक कर रहा है, धक 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 कर रहा है।
तो ये जो धकधका रहा है ये इधर से खून ला रहा है, ऐसा वैक्यूम क्रिएट होता है। इधर से खून लाया, रहा है। लाया अशुद्ध खून, और इधर से नहीं निकलेगा, इधर से तो आने का काम है, इधर से निकलने का काम है। शुद्ध नहीं अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध इधर से अशुद्ध खून आएगा, इधर से निकलेगा। अभी ऐसे समझ रहे हैं, अब यहाँ पे आएंगे तब समझ, इस दिल है कैसे काम करता है, इस दिल के अंदर का। अच्छा, दो दिल बनाए हैं, तो दो दिल, एक गाना नहीं सुने हो, ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, और एक टूट भी जाता इश्क में तो एहसास ना होती जीने में। ऐसा नहीं होता है, सुनो। तो दो दिल हो ही नहीं सकता है। अभी जो हम दो दिल बनाए हैं ये एक के दिल है, लेकिन ये दिल का बाहरी सीन है, ये दिल का बाहर वाला है, ऊपर का, और ये दिल का अंदर वाला सीन है। बात समझ रहे हो? अच्छा है कि एगो दिल है, दो गो न है बढ़िया है, तुमको दो गो दिल है। अल्ट्रासाउंड करवा के देखो, एक्सरे करवा के, समझा? अभी ये दो दिल नहीं, एक के दिल है, ये बाहर का दिल है, मतलब दिल वही है लेकिन बाहर का दिल देखने का सीन है, और ये अंदर का उसको खोल के देखने का सीन है। समझा बात को? जैसे कि बाहर से किताब ऐसे दिखता है, दिख रहा है ना, खोल के ऐसे देख लो, तो ये बाहर वाला ये सीन है, ये अंदर वाला सीन है। अब आइए हम पढ़ते हैं आगे। दिल पर तो बहुत सारा चीज बना, फिल्मों में गाने बने, शायरी बने, ना जाने क्या क्या बने, दिल को तो बदनाम करके रख दिया। लेकिन दिल बेचारा एकदम शुद्ध है, इसका काम है तुमको जिंदा रखना, खून को शुद्ध करना। लेकिन तुम लोगों ने दिल तो मान के जो कागज में बना बना कर, ना जाने दिल को कितना पागल कर दिया। दिल तो पागल है। अब बताओ, दिल को पागलों कह दिया, क्या दिल पागल है? पागल होता है इतना बढ़िया काम करता तुम्हारे हृदय में, खून को शुद्ध करता। पागल होता तो काम करता है, ये दिन रात धड़कता है, उसको तुमने पागल कह दिया। दिल दीवाना है, दिल तो पागल है और दिल दीवाना है। क्या बात है। आगे सुनो। ये दोनों प्रकार के रक्त अलग अलग वाहिकाओं से, हेलो, ये जो दो को इधर एक बगल से एक पाइप से आता है, दूसरे पाइप से जाता है, तो पाइप ने उसको वाहिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाहिकाएं। जिन्हें धमनियां और सिराएं भी कहते हैं, सिराएं कहते हैं। उस वाहिकाओं को एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। अभी आएंगे हम फिगर में समझाएंगे। सिराओं तथा धमनियों के पतली शाखाएं कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, सिरा और धमनी जो है उसकी पतली जो शाखा होती है उसको हम कहलाते हैं क्या? उसको कोशिकाएं कहते हैं। हृदय, धमनियां, सिराएं, कोशिकाएं सामूहिक रूप से रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। देखो, हृदय, धमनियां, सिराएं, कोशिकाएं सब मिलकर एक रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। मतलब ब्लड वस्कुलर सिस्टम, इसको कहेंगे ब्लड वस्कुलर सिस्टम निर्माण करता है। अब कार्य प्रणाली पर आएंगे। फिगर तो बना लिया होगा, फिगर बना लिए हो? हाँ। अरे फिगर के ऊपर में कुछ लिखना था, कोई बात नहीं, नीचे में लिख सकते हो। सबसे पहले लिख लोगे फिर आगे पढ़ाएं। कार्य प्रणाली, अभी कार्य प्रणाली नहीं पढ़े हो, अभी सिर्फ जाने हो होता है, लेकिन अब ये जानोगे कैसे होता है, अब आगे समझोगे। लिखो, लिखो। मानव हृदय, मानव हृदय मानव हृदय एक ऐसा पंप है, एक ऐसा पंप है जो रुधिर अर्थात रक्त को, जो रुधिर अर्थात रक्त को शरीर के अंगों से खींचकर, शरीर के अंगों से खींचकर फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजता है, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजता है।
फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजता है। फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजता है और पुनः शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में भेजता है। और पुनः शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में भेजता है। अब नीचे में शुद्ध रक्त लिख के डाल देना। रुधिर में बढ़िया रोना ना शुद्ध रक्त लिख के डस दो। शुद्ध रक्त रॉक कत संजोग शुद्ध रक्त लिख के डस दो। लिखो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। अब लिखो अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त लिखो। लिखो ऑक्सीजन से वंचित, ऑक्सीजन से वंचित कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। स्टार देखिए लिखो, ये दोनों प्रकार के रक्त अलग अलग वाहिकाओं से होकर बहते हैं। ये दोनों प्रकार के रक्त अलग अलग वाहिकाओं से होकर बहते हैं, जिन्हें धमनियां और सिराएं कहते हैं। ठीक है। ये जो चलो ये हो गया। अभी सामने में तुम दो फिगर देख रहा होगा दिल का, जैसा कि अभी हम बताए। चलिए पहला जो है ये है मानव हृदय की बाह्य रचना, और नंबर बी ये है मानव हृदय की आंतरिक रचना। ठीक है। अब समझो, देखो यह एक जो दिल होता है ना, ये एक मांसल रचना है जो हमारे वक्ष में जो है, ये हमारे वक्ष में बाईं तरफ पाई जाती है। दिल किधर पाई जाती है? बाईं तरफ। बायां किधर होता है? इधर होता है, इधर होता है। मुझे लगता है बायां हाथ ये हुआ तो दिल भी इधर होगा। दिल बायां तरफ होता है, समझा बात को? सर बायां तरफ ना होता है, बीच में होता है, लेकिन उसका जो सिरा होता है ना वो थोड़ा बायां की तरफ घुमा, झुका रहता है।
हाँ तो उसको बायां ही बोलते हैं। हाँ तो थोड़ा सा बीच में यहाँ नहीं होता है। हमको पता है। हम्म। और ये जो फेफड़ा है ना, उसका सुरक्षा कवच है। नहीं तो अगर थोड़ा सा दिल में चोट लगता है ना, नहीं तो ऐसे नहीं सुने हो, कहता कि हमको दिल में चोट लग गया। दिल में चोट लगेगा तुम जिंदे नहीं रहोगे, दिल में चोट लगता ही नहीं है। दिल में थोड़ा सा भी मटर से भी चोट लग जाएगा, गया तुम काम से। इसीलिए दिल को अंदर में रखा, ताकि दिल को चोट ना लगे। लेकिन आजकल तुमने दिल को बदनाम कर दिया है, कहते हो मेरे दिल को तुमने चोट पहुंचाया है, तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया है। दिल सही सलामत है लेकिन तोड़ दिया। कैसे टूट गया? आगे में फेफड़ा है, देखो ये हड्डी वाला जो है, फेफड़ा के बारे में जानबे नहीं करते हो। फेफड़ा पे 2-4 फाइट लग जाएगा, फेफड़ा की बत्ती टूटेगा, तो फिर भी तुम जिंदा रहोगे। कैसे? फेफड़ा की बत्ती लग ही हो जाएगा, नहीं तो अपाहिज की तरह बैठे रहोगे। लेकिन दिल तो अपना काम करते रहेगा, क्योंकि दिल उसके अंदर है। समझा ना बात को? भगवान ने क्या किया, जो ऐसा चीज जो कि ज्यादा मतलब कि इंसान को मरने का, जैसे कि मान के चलो जिस चीज की वजह से इंसान जल्दी मर सकता है, उसको सुरक्षित जगह पे रखा है। दिल को अंदर में रखा है। अगर दिल को मान के चलो कान की जगह ऐसे यहाँ पे टंग देता दिल, कैसा लगता? कान की जगह दिल रहता, किधरों चोट लगता, गया, चला गया चांद हो जाता। इसीलिए दिल को सुसज्जित तरीके से अंदर में रखा गया है। कान तान कटियो जाएगा, नाक कटियो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? जिंदा तो रहोगे ना। बस पंखा चला दें? नहीं चलाएंगे पंखा। पंखा चलाएंगे तो पढ़ोगे नहीं ना। और सुनो, अब आ जाओ मेन टॉपिक पे। अब जो है ना, अभी तक दिल के बारे में कुछ नहीं पढ़े, अभी तो सिर्फ जाने हो कि दिल होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज दिल के बारे में जानने जा रहे हो, उस पर फोकस करना। हमारा जो दिल है ये 4 भागों में बटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में। ध्यान देना, दिल 4 भागों में बटा है। कैसे? इसमें 2 आलिंद एवं 2 निलय होता है। 2 आलिंद एवं 2 निलय। हमारा जो दिल है ना, उसमें 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। ठीक, आइए, जो भीतर से अलग अलग होता है। भीतर से क्या होता है? अलग होता है। अब तुम एक काम करो, इसको इस तरह से बांट दो, जैसे कि इस तरह से बना है ना, इस तरह से इबला, इसको तुम इस तरह से बीच से काट दो और इधर से इस तरह से काट दो। काटा? अब यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ नीले नीले लिखा है। ये दोनों जो निचल का जो दोनों है ना, निचल का दोनों है, दोनों है जो है निचल का, ये दोनों नीला है। लेकिन बात दरअसल ये है, नीला जो है तुम्हारा उधर वाला जो है बायां भाग है, तो उसको बोलते हैं बायां नीलय। क्या बोलते हैं? बायां निलय। बायां नीलय, नॉर्सिका लोयो नीलय। हम उस पर छेड़छाड़ नहीं किए, इसलिए यहाँ पे बना दिए उसका शेप लगभग। और ये दायां तरफ है तो दायां नीलय, दायां नीलय। नीलय होता है नीचे में दोनों जो है नीला है, और ऊपर लगा दोनों आलिंद है। ऊपर लगा दोनों क्या है? हाय, दोनों आलिंद है। इधर वाला दायां तरफ है तो दायां आलिंद बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? दायां आलिंद, दायां आलिंद। और इधर बायां है तो क्या बोलेंगे इसको? बायां आलिंद। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारा दिल कितने भागों में बटा है? 4 भागों में। नीचे वाला दोनों भाग को क्या बोलेंगे? निलय। क्या बोलेंगे? निलय। ऊपर वाला दोनों भाग को आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। नीचे वाला दोनों को निलय। ऊपर आलिंद। नीचे निलय। ऊपर आलिंद। नीचे निलय। ऊपर आलिंद। नीचे निलय। ऊपर आलिंद। नीचे निलय। ऊपर नीचे आलिंद। ऊपर। समझा? हाँ। अच्छा ठीक है। नीचे में बायां और बायां निलय, दायां और दायां निलय। बायां और बायां निलय। अच्छा ठीक है। अगर बात करें अब नीचे ऊपर की, हो गया। बायां तरफ में 2 चीज होता है, नीचे में बायां निलय होता है, ऊपर में बायां आलिंद होता है ना। अब दायां तरफ में नीचे में दायां निलय होगा और ऊपर में दायां क्या होगा? आलिंद होगा। इतनी सी बात समझ में आई? आगे समझो। आलिंद एवं निलय अंदर से संपर्क द्वारा जुड़े होते हैं। आलिंद एवं निलय जो है, आलिंद एवं निलय ये दोनों संपर्क द्वारा यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक, जिनका नियंत्रण द्विक पाटों एवं त्रिक पाटों द्वारा किया जाता है। द्विक पाट यहाँ पे है, द्विक पाट और त्रिक पाट द्वारा किया जाता है। मैं समझाता हूँ अभी। आलिंद की दीवारें पतली परंतु निलय की दीवारें मोटी होती है। देखो, आलिंद की दीवारें क्या होती है? पतली। आलिंद की दीवारें क्या होती है? पतली। ये देखो, ये आलिंद है ना, इधर देखो, ये आलिंद है, इसकी दीवारें जो होती है ये पतली होती है। ये
कौन सा तरफ का बात किया यहाँ पे? आलिंद की दीवारें पतली परंतु नीले की दीवारें मोटी, लेकिन नीले की दीवारें मोटी होती है। आलिंद इधर है, आलिंद इसका दीवार देखो पतली होती है, लेकिन इधर नीले देखो, ये देखो मोटा वाला दीवार दिख रहा है, इधर मोटा है, इधर देखो कितना पतला है कि नहीं है? तो हमारा जो आलिंद है इसका दीवार पतली होती है, लेकिन तुम नीले का दीवार देखो कितना मोटा है दीवार, है कि नहीं है ना? ठीक है, अब हृदय की कार्य प्रणाली को समझो, कार्य प्रणाली, वर्किंग नियम, फिर हम लिखा देंगे कार्य प्रणाली। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है, सही बात है। हाँ। हृदय किसकी तरह काम करता है? पंप की तरह। इसकी पेशियां सिकुड़ कर रक्त को बाहर भेजती है। इसकी देखो, जैसे कि ये हृदय है, ठीक, अगर ये ऐसे फूला तो समझो कि इन्होंने रक्त को लिया, अब पिचकेगा तो रक्त इधर से निकल जाएगा, मतलब जब पिचकता है तो रक्त को ये छोड़ता है बाहर, समझना ध्यान से। सिकुड़ना उसको कहते हैं, पिचकना नहीं, सिकुड़ना। सिकड़ कर उस रक्त को बाहर भेजता है, संकुचित होकर रक्त को अपने अंदर लेता है, जब संकुचित होगा रक्त को अंदर लेगा। हृदय के संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल। एवं फैलने या अनुशिथिलन को डायस्टोल कहते हैं, डायस्टोल। ठीक, पंखा चला देते हैं, लो चिंता मत करो, लाइन तो कटबे करेगा, इबे करेगा। टॉपिक थोड़ा सा रद्दी टॉपिक है, एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं हम समझाने का। मैं भी अपना फैन चला लेता हूँ, टाइम लग जाए लेकिन बढ़िया से समझो। तो हृदय जब संकुचित होती है तो रक्त को अंदर लेती है ना, जब संकुचित होती है तो हृदय रक्त को अंदर लेती है। इस संकुचन को क्या कहते हैं हम? संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल। और एवं फैलने या अनुशिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। आगे समझो, हृदय के बाएं आलिंद का संबंध फुफ्फुस शिरा से होता है। हृदय के बाएं आलिंद कहाँ है जरा हमको बताओ। ये देखो बायां आलिंद है ना, ये वाला कौन सा आलिंद है? यहाँ ध्यान से समझना, बायां आलिंद का जो संबंध है फुफ्फुस शिरा। अब ये फुफ्फुस शिरा है, ये बायां है क्या? बायां आलिंद का संबंध देखो, ये दोनों फुफ्फुस शिरा से है कि नहीं? यस ये सर। इसका संबंध जो है, ये देखो संबंध किससे है? इसका फुफ्फुस शिरा से है। बायां आलिंद ये रहा तुम्हारा आलिंद, और ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय, ये दायां निलय, ये बायां निलय, ये है दायां निलय, ये है बायां निलय, ये है दायां आलिंद, ये है बायां आलिंद। तो दायां आलिंद जो है, इसका संबंध जो है, दायां आलिंद का संबंध फुफ्फुस शिरा से होता है। किससे होता है? फुफ्फुस शिरा से। फुफ्फुस शिरा कपार में है क्या? नहीं। में कभी कपार, कान, ऐसे कान में थोड़ा फुफ्फुस शिरा है, कान में ढीला होता है कपार में। समझो आगे, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाती है। हाँ, बाएं आलिंद का संबंध हाँ, ये क्या करता है? जो शुद्ध हुआ ना खून, जो खून शुद्ध हुआ ऑक्सीजन युक्त, वो ये जो तुम्हारा बायां आलिंद है फुफ्फुस शिरा से जुड़ा है। तो बायां आलिंद क्या होता है? इसका काम है खून को लाना, कौन सा खून? ऑक्सीजन युक्त, मतलब शुद्ध खून को लाता है यहाँ पे, फिर इस शिरा से होके बाहर आएगा। लेकिन अभी समझो आगे, बाएं आलिंद का संबंध एक द्विक पार्ट, बायां आलिंद जो है तुम्हारा, कहाँ है बायां आलिंद? ये हाँ, ये है तुम्हारा, हाँ बायां आलिंद, ये रहा ये बायां आलिंद हो गया। बायां आलिंद के बारे में तो भी बताए। बाएं आलिंद का संबंध एक द्विक पार्ट द्वारा बाएं निलय से होता है। हाँ, बायां निलय ये हो गया, इससे इसका संबंध होता है। अब समझो, बायां निलय, ये बायां आलिंद जो है, इसका संबंध फुफ्फुस शिरा से होता है, लेकिन इसका निलय से जो संबंध होता है, निलय से संबंध देखो, वो होता है द्विक कपाट से। बाएं आलिंद का संबंध एक द्विक पार्ट द्वारा बाएं निलय से होता है, बायां निलय से। इससे जो होता है इसका संबंध, ये द्विक पार्ट से होता है। किससे होता है? द्विक पार्ट से। द्विक पार्ट नहीं दिख रहा है क्या? ये द्विक पार्ट है कि नहीं है? द्विक कपाट है, इससे इसका संबंध होता है। अर्थात अभी तक हम ये सीखे, कार्य प्रणाली है, समझ लो ध्यान से, थोड़ा सा मिस होगा तो निकल जाएगा दिमाग से। समझो, यहाँ हमारा जो बायां आलिंद है उसका संबंध फुफ्फुस शिरा से होता है, ठीक, लेकिन इसी बायां आलिंद का संबंध जो बायां निलय से है,
वो किस रूप में है, वो द्विक कपाट के रूप में। देखो द्विक कपाट है, इस द्विक कपाट के रूप से इसका संबंध है, अर्थात बायां आलिंद बायां नीले से जुड़ा होता है। किस माध्यम से? द्विक कपाट से। किससे जुड़ा होता है? द्विक कपाट से। बाएं आलिंद का ऑक्सीजन युक्त रक्त, बायां आलिंद का ऑक्सीजन युक्त रक्त कपाट खोलकर बाएं नीले में आ जाता है। अब समझना 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 मेरी बात। बायां आलिंद का ऑक्सीजन युक्त रक्त कपाट खोलकर बाएं नीले में आ जाता है। अर्थात ये जो है ना, ये जो है तुम्हारा बायां आलिंद, इसमें जो खून है, इसमें जो रक्त है, वो कौन सा रक्त है? ऑक्सीजन युक्त। ऑक्सीजन युक्त। अब ये क्या करेगा, ये दरवाजा खोल के यहाँ से द्विक कपाट को खोल के ये बायां निलय में आ जाता है। किसमें आ जाता है? बायां निलय में। हाँ, बाएं निलय में आ जाता है। अब बाएं नीले का संबंध एक महाधमनी से होता है। किससे होता है? महाधमनी से। महाधमनी से होता है। बायां नीले का संबंध एक महाधमनी से होता है। ठीक, बायां निलय, ठीक है, एक महाधमनी। अब देखो महाधमनी कहाँ है, ये रहा, यहाँ महाधमनी है। अब इससे संबंध कैसे होता है, जरा ध्यान से देखना। अब ये ब्लड इस माध्यम से निकलेगा और आगे प्रोसेस कैसे करता है समझो। बाएं नीले का ऑक्सीजन युक्त रक्त इस महाधमनी से होकर पूरे शरीर में चला जाता है। ये ब्लड जो यहाँ आया ना, ये देखो तीर का निशान दिए हैं, इधर से तीर का निशान देते हुए इधर से ये हमारा जो ब्लड है, ब्लड वेहिकल से हाँ, यहाँ से महाधमनी से देते हुए ये हमारा पूरा बॉडी में जाता है। लेकिन जो ये जो खराब ब्लड है, ये कैसे आता है, पहले इसके बारे में हम समझते हैं। शरीर विभिन्न भागों से ऑक्सीजन विहीन अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं नीले में आता है। दायां नीले किधर है? सॉरी, दायां आलिंद, ये दायां आलिंद है। महाशिरा, ये महाशिरा है। ये जो महाशिरा है ना, इससे थोड़ा गंदा जो खून है शरीर में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, वो इससे अंदर आता है। तो अंदर आया तो पहले खराब खून किस में आया? दायां आलिंद में, दायां आलिंद में आया। दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच त्रिकपाट होता है। यहाँ पे देखो, ये द्विकपाट, यहाँ पे त्रिकपाट। ये जो दायां आलिंद है, इसका संबंध फिर होता है दायां नीले से। किससे? त्रिकपाट से होता है। त्रिकपाट से अंदर आता है खून, दरवाजा को खोल के। दाएं आलिंद का रक्त, दाएं आलिंद का यानी इसका जो अशुद्ध रक्त इसमें जो आया शरीर से, वो रक्त स्त्री कपाट के द्वारा आ जाता है दायां निलय में। किसमें आ जाता है? दायां निलय में। दायां निलय में आ जाता है। और दाएं निलय का संबंध जो है फुफ्फुस धमनी से होता है। किससे होता है? फुफ्फुस धमनी से। इसका संबंध जो होता है, ये देखो यहाँ फुफ्फुस धमनी से होता है, इससे होता है। इसका संबंध देखो, तीर का निशान ब्लैक दिए है, ब्लैक। अब इतना इंटरनल पार्ट को यहाँ नहीं बताया जा सकता, लेकिन इससे जो है ये चला जाता है उसमें, इसमें फुफ्फुस धमनी में जाता है, फुफ्फुस धमनी, ठीक, से होता है। इसका संबंध होता है फुफ्फुस धमनी से, जो फेफड़ों तक जाती है। वही फुफ्फुस धमनी हमारा फेफड़ों तक जाती है, अतः यह रक्त फुफ्फुस धमनी से होता हुआ फेफड़ों तक जाता है। फुफ्फुस धमनी से कहाँ तक जाता है? फेफड़ा तक जाता है। वहाँ उसके कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है और ऑक्सीजन रक्त ब्लड में आ जाता है। तो होता क्या है कि फिर ये खून जो है फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन युक्त होकर, और उसके बाद इधर से फिर प्रोसेस इसमें आता है, हमारा फुफ्फुस शिरा से आ जाता है वापस ये ब्लड दायां आलिंद, फिर दायां निलय में, बायां निलय। वो जो वहाँ पे महाधमनी है, उसमें क्यों तीरा का? क्या? महाधमनी में, वहाँ से कौन सा खून आता है? महाधमनी से जो है हमारा जो अच्छा खून है, ऑक्सीजन युक्त खून, वो इधर से निकलता है महाधमनी से पूरे बॉडी। लेकिन इधर से रास्ता कहाँ है? रास्ता है, रास्ता इस तरह से नहीं दिखेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन जैसे किया है। अब इंटरनल पार्ट को सब कुछ तो एक पेज पे नहीं दिखा है। देखो हमारा जो दिल है, ये लगभग होता है 300 ग्राम का, ठीक। जैसे तुम मुट्ठी बंद करो, अपना मुट्ठी, तुम्हारा इस मुट्ठी का जितना वजन होगा ना, उतना ही वजन तुम्हारे दिल का होता है। कोई भी इंसान हो, अपना मुट्ठी का वजन जितना होगा उतना अपना दिल का वजन होगा। अब इसके अंदर को कंस्ट्रक्शन को, पूरा जो प्रोसेस है उसको एक चित्र के माध्यम से समझाना मुश्किल होता है। एक छवि इसमें बनाया है, लेकिन एक तीर, ब्लैक तीर से तुमको यहाँ पे दिखा गया, एक ब्लैक तीर से ये इधर से जाता है, ठीक है। और इधर से अंदरूनी भाग से तीर का निशान है ना, इसे फिर इधर से इधर निकलता है। और
इसमें तो तीर का निशान इसी तरह से दिया है, लेकिन उसमें बताया गया है कि महाधमनी से निकलता है, तो लिखा दिया गया है इसमें महाधमनी से निकलता है। एक काम करो, पहले इसको अब लिख लो, उसके बाद फिर से एक बार हम समझेंगे। लिखो पहले। लिखो। कहाँ तक लिखा? स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट, उसके बाद नहीं लिखे हो? नहीं, स्टार पॉइंट क्या है? ये दोनों प्रकार समझिए। के रक्त अलग अलग वाहिकाओं से होकर बहते हैं। चलो फिगर के नीचे लिखो। फिगर लिखो के नीचे। मानव हृदय। हाँ, फिगर के नीचे में लिखो ना, मतलब अब उसके नीचे लिखो। लिखो मानव हृदय वक्ष में बाईं तरफ पाई जाती है, बाईं तरफ पाई जाती है, बाईं तरफ पाई जाती है। इसमें दो आलिंद एवं दो निलय होते हैं। इसमें दो आलिंद एवं इसमें दो आलिंद एवं दो निलय होते हैं। दो आलिंद एवं दो निलय होते हैं जो भीतर से अलग अलग होते हैं। आलिंद एवं निलय, पूर्ण विराम देके लिखना। आलिंद एवं निलय आलिंद एवं निलय अंदर से जुड़ा होता है, अंदर से जुड़ा होता है, जिनका नियंत्रण द्विक पाटों एवं त्रिक पाटों द्वारा किया जाता है। द्विक पाटों या त्रिक पाटों द्वारा किया जाता है। आलिंद की दीवारें पतली आलिंद की दीवारें पतली परंतु आलिंद की दीवारें पतली परंतु निलय की दीवारें मोटी होती हैं। परंतु निलय की दीवारें मोटी होती हैं। क्या होती हैं? मोटी। चलिए हेडिंग दो नीचे, हृदय की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ हार्ट। नीचे हृदय हेडिंग दो। अब हेडिंग दो, मानव हृदय की कार्य प्रणाली। मानव हृदय की कार्य प्रणाली। मानव हृदय की कार्य प्रणाली लिखो। अब नीचे लिखो, मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। एक पंप की तरह कार्य करता है। यह सिकुड़ कर
रक्त को बाहर यह सिकुड़ कर रक्त को बाहर भेजती है एवं संकुचित मतलब होता है फैलना, संकुचित होकर भेजता है। रक्त को संकुचित होकर रक्त को अपने अंदर लाती है। भेजता है। हृदय के इस संकुचन को सिस्टोल एवं फैलने को डायस्टोल कहते हैं। डॉका यो छोटा संयुक्त औकार लो डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। लिख लिया? डायस्टोल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो अब। हृदय के बाएं आलिंद का संबंध फुफ्फुस शिरा से होता है। हृदय के बाएं आलिंद का संबंध फुफ्फुस शिरा से होता है। जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाती है। हृदय के बाएं आलिंद का संबंध फुफ्फुस शिरा से होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाती है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाती है। पूर्ण विराम। बाएं आलिंद का संबंध एक द्विक पाठ के द्वारा बाएं आलिंद का संबंध एक द्विक पाठ के द्वारा बाएं नीले से होता है। बाएं नीले से होता है। लिखा? क्या लिखा? द्विक पाठ द्वारा बाएं नीले से होता है। अतः बाएं आलिंद का ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं आलिंद का ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं आलिंद का ऑक्सीजन युक्त रक्त कपाट खोलकर बाएं नीले में आ जाता है। सर एक बार फिर से।
बाएं आलिंद का ऑक्सीजन युक्त रक्त कपाट खोलकर बाएं निलय में बाएं निलय में आ जाता है। फिर यह रक्त महाधमनी से होकर पूरे शरीर में चला जाता है। पूरे शरीर में चला जाता है। देख लिया। शरीर विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को महाशिरा के द्वारा के द्वारा दाएं आलिंद में आता है। क्या लिखा? महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आ जाता है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिकपाट होता है। दाएं आलिंद और क्या लिखा? दाएं निलय के बीच त्रिकपाट होता है। लिखा? त्रिकपाट होता है, यहीं तक ना लिखा है? आगे लिखो। अतः दाएं आलिंद का रक्त इस कपाट से होकर दाएं आलिंद का रक्त इस कपाट से होकर दाएं निलय में आ जाता है। दाएं निलय में आ जाता है। आगे लिखो। कहां तक लिखा? अतः दाएं आलिंद का रक्त इस कपाट से होकर दाएं निलय में आ जाता है। फिर यह रक्त फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों तक जाती है। फिर यह रक्त फुफ्फुस धमनी से होकर फेफड़ों तक जाती है। इसके बाद
इसके बाद बाद हो गया। इसके बाद कहाँ तक लिखा? नींद आ रहा है, करे क्या? कहाँ तक लिखा बोलो ना। यह रक्त फुफ्फुस धमनी से होकर फेफड़ों तक जाती है। इसके बाद उसकी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है। उसकी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। हो गया। अब हम उठें? नहीं, कितना समय बजे? 10:30। 10:30 से ऊपर हो गया। लेक्चर देखो कितना बना है। नींद आने लगा। खाए पिए नहीं अभी, खाएंगे तो और नींद आ जाएगा। बैठो ना, खाएंगे तो। और अभी मैराथन कैसे पूरा होगा? खाने का छुट्टी देंगे, फिर बुला लेंगे ना। होशियार तो बहुत बन गए, तब तो छुट्टी नहीं देंगे। बढ़िया होगा, बोलो। छुट्टी नहीं देंगे। सुनो, इसका कार्य प्रणाली तो लिखा दिए, लेकिन अभी समझाना और बाकी है। ऐसा करते हैं, इसका अगला लेक्चर जो है ना, शाम को लेते हैं एक लेक्चर। उसमें चित्र बना हुआ ही रहेगा, उसमें अभी और हम समझाएंगे इसको, ठीक। और कार्य प्रणाली लिखा तो दिए हैं, और उसके बाद फिर इसके आगे पढ़ाएंगे। थोड़ा सा ये टॉपिक पेचीदा था, कोई दिक्कत नहीं। अभी छुट्टी देते हैं। क्लास अब शाम को 4 बजे लेंगे, क्योंकि 2 बजे से क्लास है ना।